हमास और इजरायल के बीच शुरू हुआ खूनी खेल अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायल और हमास दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने की कसम खा बैठे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह जंग दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर लेकर जा रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हमास हमले से मची तबाही, गुस्से में आया इजरायल। भारी तबाही के संकेत, क्या तीसरे विश्व युद्ध के संकेत? इजरायल हमास के बीच संघर्ष को दुनिया हल्के में ना ले, इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। 5000 रॉकेट इजरायल पर बरसाकर हमास ने एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत कर दी है जिसकी चपेट में पूरा विश्व आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। शनिवार की सुबह जब इजरायली लोग किप्पुर त्योहार में मशगूल थे, हजारों रॉकेट आतिशबाजी की शक्ल में आसमान में नजर आए और कुछ ही देर में तेल अबीब की खूबसूरत और शानदार इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। पहला दिन 400 इजरायलियों की मौत का गवाह बन गया। खुशियों से सराबोर शहर मानो कब्रिस्तान में बदल गया हो। अचानक हुए इस हमले ने इजरायल को हैरानी में डाल दिया। कुछ ही देर में जानकारी सामने आई कि ये एक आतंकी हमला है जिसकी जिम्मेदारी दुनिया के खूंखार संगठन हमास ने ली। इसके बाद इजरायल के पलटवार ने गाजा पट्टी पर एक के बाद एक रॉकेट दागने शुरू कर दिए। गाजा में 300 लोगों की मौत हो गई और करीब 1600 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाने वाली इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर कई सवाल खड़े हो उठे हैं। ये बात दुनिया को हैरान कर रही है कि हमास के हमले को लेकर की गई तैयारी की भनक आखिर मोसाद को क्यों नहीं लगी। सवाल यह है कि क्या यह खुफिया एजेंसी अब कारगर नहीं रही या यहूदियों की एकजुटता वक्त के साथ कमजोर पड़ती जा रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम देशों के लिए पश्चिमी देशों की एक अलग नीति है। ऐसा मानना है कि पश्चिमी देशों को हमेशा यह अंदेशा रहता है कि जहां भी मुस्लिम आबादी है वहां के लोग दो गुटों में बटे होंगे, शिया और सुन्नी। आपको बता दें कि वर्तमान में शियाओं का नेतृत्व ईरान के पास माना जाता है और सुन्नियों का सऊदी अरब के पास। हालांकि पश्चिमी देशों को इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर परिस्थितियां बदली तो दोनों एक भी हो सकते हैं और इसका परिणाम काफी घातक हो सकता है। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ महीनों पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब गए थे। उन्होंने ईरान और सऊदी अरब को आपस में मिलाने का प्रयास भी किया था। उनके ये प्रयास रंग भी लाए। इसी की बदौलत आज ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास एक होते नजर आ रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब हमेशा से अमेरिका समर्थक रहा है। उसकी सारी संपन्नता कच्चा तेल है और इस कच्चे तेल को निकालने और रिफाइनिंग का काम अमेरिका करता है। इसलिए अमेरिका के साथ रहना उसकी मजबूरी बन चुका है। परंतु पिछले 2 दशकों से सऊदी अरब के नौजवान का रुझान अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में वैज्ञानिक और तकनीकी कुशलताओं को समझने के लिए बढ़ा है। यही वो कारण है जिनके बूते अमेरिका उन पर अब तक राज करता आया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अरब की अमेरिका पर निर्भरता कम होती चली जाएगी। हालांकि इजरायल पर हुए हमले की चौतरफा निंदा की जा रही है। हमास के हमले के तुरंत बाद प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गयी। इजरायल हमले की निंदा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के विदेश मंत्री और ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन ने हमास के हमले को निंदनीय कहा है। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस वक्त कौन किस तरफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को पूरा समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन कर अपने समर्थन की बात कही। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खोमैनी ने फिलिस्तीनी लड़ाकों को समर्थन देने की घोषणा की है। रूस और चीन अमेरिका के विरोध में हैं। रूस ने तो यहां तक कह दिया है कि इजरायल पर हमला अमेरिका की नाकामी है। रूस यूक्रेन युद्ध और उसके ठीक बाद इजरायल और फिलीपींस के बीच युद्ध से साफ नजर आ रहा है कि बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेमाबंदी शुरू होना तय है। दुनिया के सारे देश अब किसी न किसी तरफ से कूदेंगे और फिर शायद तीसरे विश्व युद्ध को टालना मुश्किल हो जाए। यूं भी पिछले 25 जनवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक चल रहा है, तो आगे कैसे संतुलन बनाया जा सकेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपने देश में एक अलग छवि बनी हुई है। आइए जानते हैं कि लोग नेतन्याहू को क्यों पसंद करते हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल में अति दक्षिणपंथी माना जाता है। वे 1996 से 1999 और 2009 से 2021 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद वे 2021 में फिर प्रधानमंत्री बन गए और अभी तक अपने पद पर काबिज हैं। उनके प्रति लोगों का झुकाव भी इसलिए है क्योंकि वे फिलिस्तीनी लड़ाकों को लेकर काफी मुखर माने जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने फिलिस्तीन के सभी लड़ाकों के बीच फूट डलवाकर इजराइल का दबदबा बनाए रखा। लेकिन इन परिस्थितियों में नेतन्याहू उलझकर रह गए हैं और उनके सामने नए समीकरण एक चुनौती पेश कर रहे हैं। ईरान, लेबनान और तुर्की के करीब आने से नेतन्याहू के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हालांकि नेतन्याहू लगातार हमास को खत्म करने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त इजराइल का हाल ठीक नहीं है। जो यूक्रेन के सामने रूस का है, ठीक कुछ वैसा ही है। इजराइल भी हमास के समक्ष कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक वो अपने बंधकों को ही नहीं छुड़ा सका है। हाल में अमेरिकी माँ बेटी को हमास ने जरूर छोड़ा है, लेकिन इसको लेकर भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं कि हमास ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी एक सॉफ्ट छवि दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठाता रहा है। एक बार फिर आतंकवाद को लेकर भारत ने इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही है। लेकिन यहाँ सवाल अब ये खड़ा होता है कि जो देश अब विश्व में आर्थिक और सामरिक ताकत में अव्वल बनकर उभर रहे हैं, उनका एक भी गलत कदम उन्हें रसातल में पहुंचा देगा। अमेरिका आज भी महाशक्ति बनकर बैठा हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो ब्रिटेन से हर रूप में आगे निकल चुका है। उसके पास एटम बम भले रूस की तुलना में कम हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसके पास इन परमाणु बमों का आगामी 50 वर्षों तक का स्टॉक मौजूद है। आर्थिक रूप से भी वो काफी सक्षम है। न उसको धन की कमी है, न खाद्यान्न की। वहीं चीन जैसे देश भले ही नई ताकत के रूप में उभरे हों, लेकिन एक थोड़ा सा झटका भी इनकी उम्मीदों भरे गुब्बारे की हवा निकाल सकता है। यूं भी चीन अपने यहाँ रियलिटी के सेक्टर में आई मंदी से जूझ रहा है। रूस को यूक्रेन युद्ध ने जोर का झटका दिया है। ये समीकरण तीसरे विश्व युद्ध की आहट जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये साफ है इन महाशक्तियों के लिए भी खुद को संभालना आसान नहीं होगा।